हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पेपर। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं 16 क्वेश्चन कंप्लीट। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 17 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका जो 17 क्वेश्चन आया है, किस तत्व की रासायनिक अभिक्रियाशीलता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सभी तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या साझेदारी द्वारा पूर्णतः भरा हुआ संयोजी कक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित यौगिक को विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है देखिए कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी फोर फ्रॉम। आपने ये जो फॉलोइंग ये दिया है इसको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हैं 17 के फर्स्ट से 5th तक, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, आपने वो सॉल्व कर रहे हैं इसको पढ़ के। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, जो रिएक्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करती है। होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स टेंड टू अचीव अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल्स बाय ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एलिमेंट है वो क्या चाहता है कि अपनी वैलेंस सेल्स को, या अब क्या अचीव करना चाहता है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। ठीक है, अब क्या होती है कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, अभी बताती हूँ आपको। या वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या शेयर करता है। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर आर नोन एज आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो वो कंपाउंड जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या बनाता है, वन एलिमेंट टू अदर, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो जो वो कंपाउंड बनता है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, उसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो अब देखते चलिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। करें यहाँ पे इसने पूछा है कि इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक कंपाउंड की बात करिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की बात करिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई एलिमेंट हमने ले लिया जैसे कि सोडियम। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब हम इसको किस में बांट देते हैं, सेल्स में। KLMN जो सेल होती है, हमने नील्स बोर की थ्योरी या रदरफोर्ड थ्योरी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, KLMN सेल में हमने इसको बांट दिया, तो उसके बाद हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 18 32 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 2 8 8 18 32 इलेक्ट्रॉन जो इनकी सेल में फिल होते हैं। इस तरीके से हम फिल करते हैं। तो लास्ट सेल में जो मतलब हमें जो यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, लास्ट सेल में जो होते हैं 8 एलिमेंट तो होते हैं, हमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। इसके लास्ट सेल में जो हमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। तो 11 के हिसाब से इसकी जो सेल्स है, K में 2 और L में आपके कितने होते हैं, 8, और उसके बाद लास्ट बचा 1, 11 होगी। ठीक है, तो इसकी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स टेंड टू अचीव अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। ठीक है, तो इनको क्या जरूरत है, ये क्या करते हैं, अपनी वैलेंस सेल को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट अचीव करते हैं कि ये कंप्लीट करे अपनी वैलेंस सेल को। ठीक है, अब वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी कि शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, या ये गेन करते हैं या लॉस करते हैं। ठीक है, अब इसके पास लास्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, कम है, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ठीक है, अब जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसने लॉस कर दिया तो इसमें आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ठीक है, तो इसमें जो आ जाएंगे लास्ट, जो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 और 8, यानी कि लास्ट सेल में कितने आ गए, 8 हो गए ना इसके। ठीक है, 1 लॉस करके 8 हो गए और 10 इसके इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया, एक आयन बन गया है। ठीक है, एटम से क्या बन गया है, ये आयन बन गया है। वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन है आपका। अब ठीक है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे 287 होता है। ठीक है, अब 287 के हिसाब से लास्ट सेल में इसमें कितने 7 है, तो 8 करने के लिए इसको 1 ही चाहिए, तो एक काम करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन के उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 2 8 8 हो जाते हैं, लास्ट सेल भी इसकी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाता है, और इसमें जो चार्ज आ जाता है क्या आता है, नेगेटिव, यानी कि दोनों क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। अब बताइए आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड कैसे है, जब इनकी वैलेंस सेल कंप्लीट होती है, फिल होती है, ट्रांसफर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं। अब इन्हीं कंपाउंड को क्या करते हैं, इन्हीं को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अगर इसी से हम कंपाउंड बना लेते हैं, मान लेते हैं Na और Cl एक कंपाउंड बना रहा है, तो La के उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके उसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको 1 चाहिए और इसको 1 अपना लॉस करना है। ठीक
ठीक है, इसने देना है 8 करने के लिए। तो इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन गया, NaCl का आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ये मैंने समझाने के लिए यहाँ आपको बता दिया है। अब इससे देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या आया हुआ है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका जो इसमें आया है वो है निम्न तत्वों ABC का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है। ठीक है, ABC A है 2 है, B है 287 है, 282 है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दीज एलिमेंट। अब इसमें कह रहे हैं कि A धातु है, A इज मेटल, B इज अ मेटल, C इज अ नॉन मेटल, B इज अ नॉन मेटल, C आपका है C अ मेटल। ठीक है, अब इसमें देखिए से B इज अ नॉन मेटल, C अ मेटल, इसमें से बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है। अगर हम देखें तो A यानी कि 2 एक एलिमेंट है A, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, मीन्स एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 किसका होता है, हमारा हीलियम का होता है। ठीक है, अब बताइए 287, तो अभी हमने निकाला था 17 होता है हमारा क्लोरीन हीलियम होता है। ठीक है, और अगर हम 282 की बात करें तो 282 हमारा होता है 12 हमारा होता है मैग्नीशियम। ठीक है, 12 होता है हमारा मैग्नीशियम। तो अब देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम हम जानते हैं कि मेटल होता है, क्लोरीन हम जानते हैं गैस होती है, ये भी हमारी गैस होती है। अब मेटल और नॉन मेटल में पूछा है, ए तो धातु नहीं है, हीलियम धातु नहीं होती है, मेटल नहीं होती है, बी भी मेटल नहीं है, क्लोरीन मेटल नहीं होती है, सी इज़ अ नॉन मेटल। अब सी जो मैग्नीशियम नॉन मेटल नहीं है। अब बताइए बी इज़ नॉन मेटल, बी इज़ नॉन मेटल मीन्स गैस है क्लोरीन, और सी हमारा क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया इसका सेकंड, यौगिक एक्स वाई के निर्माण के दौरान एक्स का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, जबकि वाई का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक्स वाई यौगिक द्वारा नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई के निर्माण में एक्स वाई हमारा जो फॉर्म होता है, एक्स का प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, जबकि वाई का प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। अभी आपको मैंने समझाया था, अगर मैं एक्स वाई कंपाउंड की बात करूँ, इसमें अगर मैं एक्स वाई कंपाउंड की बात करूँ, ठीक है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स खोने वाला है। ठीक है, एक्स ने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खो दिया। क्लोरीन की बात करें, जो हमारा वाई है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्राप्त करता है, यानी कि गेन करता है। तो बताइए कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक्स वाई यौगिक द्वारा नहीं दर्शाया जाएगा। अब बताना है एक्स वाई कंपाउंड, तो हमारा समझना है हमने क्या कौन सा कंपाउंड बना दिया, इसने आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बना दिया। अब हमसे पूछा है कि एक्स वाई यौगिक मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इलेक्ट्रोवैलेंट का, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अकरेंस एज सॉलिड रूप में या सॉलिड स्टेट में पाई जाता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन फॉर्म। ठीक है, तो वही है इसमें कि मॉल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब बात आई देखिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट जो होते हैं या आयोनिक कंपाउंड होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है। ये जो होते हैं ठोस यानी कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि वाटर फॉर्म में है NaCl की बात करें तो ये जब ये मॉल्टन होते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो आपका बी है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड अणु बनने में, मैग्नीशियम क्लोराइड का आपने बताना है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है और क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इनमें से कोई नहीं। अब इसको चलिए बना के देख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड अणु को। चलिए इसका थर्ड है ये MgCl2। ठीक है, अब देखिए MgCl2 कैसे बनता है। हमारे पास एक है Mg और हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 282 होता है। क्लोरीन का भी हमने लिखा हुआ था 287 होता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने देने हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे क्लोरीन कितने आपको ध्यान देना है, क्लोरीन हमारे पास 2 है। अब 2 क्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन दो को दे दे, दोनों क्लोरीन को दे देगा अपनी, और दोनों को 1 1 चाहिए, वैसे भी समझ सकते हैं हम। अब दूसरी बात आई देखिए, मैग्नीशियम के पास 2 हैं
अब इसकी हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 ये इसको अपना दे देता है, 1 ये इसको अपना देता है, तो दोनों के पास 8 8 हो जाते हैं, दोनों क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और यहाँ पे से अपने ये 2 क्या करता है, लॉस कर देता है। तो अब जो लॉस करता है, हमने अभी देखा था इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसमें 2 पॉजिटिव आ जाएगा। Cl में आपका क्या आएगा, नेगेटिव तो आएगा, इसमें 2 नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, Cl क्योंकि 2 है ये, अगर हम 2 लिखेंगे तो ब्रैकेट में दोनों के पास ही 1 1 नेगेटिव है, ठीक है, Cl2 नेगेटिव, मत मीन्स दोनों ही क्लोरीन के पास नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज, अपने अपने नेगेटिव चार्ज दोनों के ही पास हैं। आई बात समझ में, Cl2 ब्रैकेट में हमने नेगेटिव लिखा, मीन्स दोनों ही क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब चलिए चलते हैं कि क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। आप चलिए ऑप्शन भी देखते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है, मैग्नीशियम 1 तो नहीं खो रहा है, 2 खो रहा है। क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, यस, मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, और क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, और क्लोरीन क्या करता है, 1 प्राप्त करता है, यस, इसको 1 ही मिल रहा है, माना 2 क्लोरीन है, बट दोनों को तो इंडिविजुअली हम अलग अलग देखे तो 1 1 मिल रहा है दोनों को, ठीक है। तो क्लोरीन परमाणु क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, अभी हमने निकाला था सोडियम आयन, देखिए 281 आयन का पूछा है, तो आयन हो जाता आपका Na पॉजिटिव, आयन है, आयन का इलेक्ट्रॉनिक पूछा है तो 28 हमारा होगा, ठीक है, आयन पूछा है, याद रखना है सोडियम एटम पूछ रहा है या सोडियम आयन पूछ रहा है, तो यहाँ पे सोडियम आयन पूछ रहा है, ठीक है। तो सोडियम आयन हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सोडियम आयन 288 282 26 और 28, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी करेक्ट, ठीक है, 4th का डी करेक्ट है, ठीक है। हमारा है, निम्न में से कौन एक विद्युत धनात्मक तत्व का निरूपित प्रदर्शित करता है, ठीक है, को निरूपित या प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इसमें से बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पूछा। 286 की बात करें तो हमारा 16 सल्फर हो गया ये, 288 की बात करें तो हमारा आर्गन हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारी इसकी बात करें तो 2881 हमारा 19 हो गया पोटेशियम के, तो 27 हमारा जो होता है 9 हमारा होता है फ्लोरीन, ठीक है। अब बताइए पॉजिटिव क्या आता है, अभी मैंने आपको समझाया था, पॉजिटिव वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है ऑक्टेट करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, इसको चाहिए ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो गेन करेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये तो गेन नहीं, ये तो आपका इनर्ट गैस में आता है, ठीक है। ये क्या करेगा, लॉस कर देगा, लॉस करने की वजह से ये पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। बाकी ये वही है फ्लोरीन, इसलिए भी इसे भी क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लॉस ये वाला करेगा, तो आपका आंसर होता है सी इसका, ठीक है। तो अब चलिए 18 देखिए क्या है, 18 है, सोडियम का एक यौगिक X एक सफ़ेद पाउडर है, ठीक है। यह बेकिंग पाउडर का एक घटक है जो कुछ अम्लत्वनाशक एंटासिड में इस्तेमाल होता है। गर्म किए जाने पर यह एक निर्जल यौगिक वायु देता है जो जल को अवशोषित कर जलयुक्त हो जाता है। पानी में घोले जाने पर यह एक प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल जड़ बनाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसमें समझ लेते हैं लैंग्वेज इंग्लिश में। अब इसमें कह रहा है कि ये कंपाउंड एक्स है ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम का एक कंपाउंड एक्स है, इज अ वाइट पाउडर है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेकिंग पाउडर, और ये बेकिंग पाउडर का कॉन्स्टिट्यूट है, यानी कि इससे ही बेकिंग पाउडर बनता है। इट इज़ यूज इन सम एंटासिड, और एक बहुत से कुछ एंटासिड में इसका यूज़ होता है। व्हेन हीटेड, जब इसको गर्म करते हैं, इट गिव्स अ कंपाउंड वाई, और इसको गर्म करने से वाई कंपाउंड मिलता है, विच इज़ द एनहाइड्रस एंड एब्जॉर्ब वाटर टू बिकम अ हाइड्रेट सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनहाइड्रस होता है, और क्या एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, और जब इसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनाता है, तो ठीक है। इसको चलिए पहले हम समझ लेते हैं यौगिक एक्स क्या है। अब यौगिक एक्स क्या है, सोडियम का कंपाउंड होता है और वाइट पाउडर भी होता है। वाइट पाउडर जो होता है सोडियम का कंपाउंड होता है, वो हमारा बेकिंग सोडा ही होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब बात आई, क्योंकि बेकिंग सोडा है, ठीक है, क्योंकि साफ साफ लिखा हो इसका कॉन्स्टिट्यूट बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर का जो या इसका जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, बेकिंग पाउडर जो बनता है बेकिंग सोडे से ही बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि यौगिक वाई है, तो यौगिक वाई क्या होगा, ठीक है। तो वाई जो यौगिक हो जाएगा, वाई इसमें क्या पूछा है, व्हेन हीटेड टू गिव अ कंपाउंड वाई, यस, जब हम इसको गर्म करते हैं ना NaSCO3 को, तो हमें ये क्या देता है, Na2CO3 देता है, ठीक है। जब हम NaSCO3 को हीट करते हैं तो हमें क्या देता है, ये Na2CO3 देता है, यस। आप देख सकते हैं, देखिए
NaCO3 को हीट किया है ना हमने, तो हमें क्या मिला है, ये Na2CO3, ये NCERT में दिया हुआ है आपका, प्लस H2CO2, तो हमें इससे क्या मिलता है, तो Y हमारा क्या है यहाँ पे Na2CO3। और दूसरा देखो इससे क्या बनता है, मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से ही क्या बनता है हमारा, बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है इसका यूज जो होता है, अगर यूज की बात करें हम इसमें लिखे होंगे इसके यूज़, तो यस एंटासिड में यूज़ होता है, इंग्रेडिएंट एंड एंटासिड। ठीक है, बीइंग एल्कालाइन न्यूट्रलाइज टू एक्सेस एसिड स्टमक एंड द प्रोवाइड्स रिलीफ। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई को पानी में घोलने पर प्राप्त घोल की प्रकृति होती है। वाई हमें क्या मिला, बेकिंग पाउडर, सॉरी वाई हमें मिला सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा भी जिसे कहते हैं, लेकिन वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है इसमें 10H2O भी होते हैं। ठीक है, तो हमें फिलहाल अभी क्या मिला है, Na2CO3। अब उसके बाद है वाई को पानी में घोलने पर प्राप्त घोल की प्रकृति होती है। अब ये हमने वाई जो हमें मिला इसे पानी में घोला, तो हमें इसका नेचर कैसा मिलता है, तो इसका नेचर होता है एल्कालाइन। ठीक है, एल्कालाइन मीन्स बेसिक नेचर होता है। देखिए हमने इसको पानी में घोला है ना, Na2CO3 की रिएक्शन हमने 10H2O से कराई, तो Na2CO3 10H2O हमें मिला है, और इसका नेचर होता है इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे साफ साफ आपका लिखा हुआ है NCERT में, तो इसका नेचर कैसा होता है, एल्कालाइन। नेक्स्ट है यौगिक जेड को पहचानिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड जेड। जेड हमारा होता है पहचानिए। ठीक है, यौगिक जेड को पहचानिए। अब जेड के लिए क्या कह रहा है ये, व्हेन डिजोल्व इन वाटर। अब इसी को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हमें क्या देता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। वीक एसिड पूछा, वीक एसिड है जेड, वीक एसिड है जेड, तो वीक एसिड हमारा होता है H2CO3। H2CO3 जो होता है हमारा वीक एसिड होता है। अब देखिए जेड को समझने के लिए, जेड हमारा क्या है, जेड को समझने के लिए काम करते हैं, इसमें दिया हुआ है आपका कि हम जब Na2CO3 की, ठीक है, Na2CO3 की वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, तो हमें ये दो चीज़ें इसमें मिलती हैं। एक तो हमें मिलता है NaOH, 2NaOH मिल जाता है, और दूसरा हमें मिलता है H2CO3। H2CO3 हमारा जो होता है ये हमारा एक वीक एसिड होता है। ठीक है, और हमारा ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये चीज़ें भी मिलती है हमें। तो हमें ये क्या मिला, एसिड मिला है ना। ठीक है, तो जेड हमारा हो गया H2CO3। ठीक है, H2CO3 हमारा जेड हो गया। इसी से रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट इनका लवण है। ठीक है, इनका लवण वही हो गया, इसका लवण जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, इसका लवण जो होता है आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे अभी हमने निकाला स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 19 है, गोलीय दर्पण अलग अलग स्थानों पर रखी वस्तुओं के अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या है, स्फेरिकल मिरर फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज। स्फेरिकल मिरर है वो अलग अलग टाइप की इमेज बनाता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशन, जब उसके अलग अलग लोकेशन में हम रखते हैं। व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे मीट एक्चुअली एट द इमेज इज रियल, जब वो किसी मतलब कह सकते हैं कि व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होने वाली रेज किसी उसमें पॉइंट में जाके मिलती हैं, इमेज रियल होती है। व्हेन दे अपीयर टू मीट, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, द इमेज इज वर्चुअल, तब इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है। अब इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जब वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है। When the object is placed at the center of curvature of concave mirror, the image is formed। तो जहाँ पे इमेज बनती है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की जो इमेज बनती है अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वस्तु के बराबर इमेज बनती है। पे आपका है एट सी पे जब होती है, ठीक है, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, तो पोजिशन ऑफ इमेज सारी इसमें दे रखी है। देखिए सी पे बनती है सेम साइज़ की, सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपने क्या करना है, ये अभी क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, तो इससे देखिए आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इसका मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन आगे भी बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपका आगे भी बन सकता है। यहाँ पे फिलहाल क्या, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके अलावा हमें एक चीज़ और पता है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। ठीक है, आप चाहे दर्पण में यानी कि शीशे के जितने भी आप दूर, मिरर के जितने भी दूर खड़े हों, ये मैटर नहीं करता कि आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, दर्पण संभवतः होगा। ठीक है, आपने बताना है कि मिरर कैसा होगा, तो आपका जो इसका आंसर है वो है आपका प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होता है, कहीं पे भी हो तो दोनों ही इरेक्ट इमेज बनाता है आपकी। ठीक है, इरेक्ट और
क्या क्वेश्चन था आपका? यस, इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसमें चाइल्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मैजिक मिरर, एक बच्चा है वो मैजिक मिरर के सामने खड़ा है। सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, वो अपना सर बड़ा देखता है। द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी सेम साइज, और मिडिल पोर्शन बीच का पोर्शन सेम साइज का दिखता है, और जो उसके पैर है वो छोटे दिखाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर टू कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फॉर्म टॉप, तो टॉप से लेकर नीचे तक उसे देखें तो कैसी कैसी इमेज कौन कौन से मिरर बना रहा है, ठीक है। एक हेड बना रहा है, उसके बाद बीच वाला पोर्शन बना रहा है, एक लास्ट उसका पोर्शन बना रहा है। ये आपकी बड़ी इमेज बना रहा है, ठीक है। ये आपकी लार्ज इमेज बना रहा है, ये सेम बना रहा है। ये आपकी जो लास्ट का जो लेग वाला पोर्शन है ये छोटी स्मॉल लर इमेज बना रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, बताना है कि कौन सा मिरर कौन सा इमेज बनाता है। बीच का अगर देखें सेम साइज तो हमारा वैसे प्लेन बनाता है, ठीक है। प्लेन देखते हैं कि इसमें क्या है। अब इसमें प्लेन कॉन्वेक्स कॉनकेव दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है, पहला वाला प्लेन तो बनाएगा नहीं, बड़ी इमेज तो बनाता नहीं है, ठीक है। दूसरे में देखते तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। अगर हम लार्ज इमेज की बात करें तो लार्ज इमेज हमारा कॉनकेव लेंस बनाता है। कॉनकेव लेंस कभी भी बड़ी इमेज बनाता है। प्लेन मिरर जो है वो आपकी सेम साइज़ की इमेज बनाता है, ठीक है। और जो आपका ये छोटी इमेज बनाता है वो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसमें हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज़, तो इसका आपका आंसर है कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉनकेव मिरर। अब इसमें देखिए आंसर सेम सेम ही है, पता नहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट है, पता नहीं रॉन्ग है या करेक्ट है, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। वैसे देखिए जो आपका बड़ा बनाता है प्रतिबिंब तो वो तो कॉनकेव ही बनाता है, ठीक है। वस्तु से बड़ा जो बनाता है कॉनकेव ही बनाता है। इसमें क्वेश्चन इसका जो आंसर दिया है वो इस तरीके से दिया है, अ कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉनकेव मिरर, तो इसका आंसर हम बी ही रखते हैं, ठीक है। फिफ्थ है, एक उत्तल दर्पण का विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक वाइडर फील्ड मतलब वाइडर व्यू हमें दिखाता है। जैसे कि होता है ना जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो ड्राइवर का जो व्यू मिरर होता है पीछे देखने के लिए जो मिरर का यूज करता है, साइड में लगा होता है, ठीक है। तो जिससे कि वो पीछे का पूरा एरिया देख सकता है, तो वहाँ पे ये यूज होता है। तो क्यों होता है, इसमें आपके ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं। द इमेज फॉर्म्ड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ इमेज कैन बी सीन, ठीक है। इसमें क्या है, जो इमेज बनती है तो सही है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज मच स्मॉलर, इसमें इमेज जो होती है बहुत छोटी दिखाई देती है देन द ऑब्जेक्ट, एंड लार्ज नंबर ऑफ इमेज कैन बी सीन, और हमें क्या होती है बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी इमेज भी दिख जाती है और इमेज छोटी होती है और हमें सारा जो एरिया है वो दिख सकता है पीछे का, ठीक है। निर्मित प्रतिबिंब दर्पण से अत्यधिक निकट होता है। द इमेज फॉर्म्ड इज मच क्लोजर टू द मिरर, तो इसमें हमें ए और बी दोनों ही लग रहे हैं। वैसे जो इमेज होती है हमें ऐसी लगती है कि या पास ही लगती है वो, ठीक है। तो इसका आंसर है ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट हमारा देखिए 20, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाई एयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जब द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट जब स्प्रेड होती है बाय एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हवा के कणों में टकराने से वो लाइट स्प्रेड फैल जाती है, इस कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। द लाइट हैविंग लिस्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर, अब इसमें लिखा है जिसकी जो वेवलेंथ सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्कैटर होती है। इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन समझा दिया है, जब मैंने आसमान काला क्यों दिखाई देता है तो उसमें बताया था मैंने आपको, या नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसमें मैंने नीला वाला आपको बताया था कि आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ जब सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा ही क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है, और इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। द स्मॉलर मॉलिक्यूल इन द एटमोसफियर स्कैटर स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो छोटे जितने मतलब पार्टिकल छोटे होते हैं स्मॉलर इन द एटमोसफियर स्कैटर स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वो क्या करते हैं उतनी ही ज़्यादा कम वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। अब इसमें पूछा है टू एन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस शिप द कलर ऑफ स्काई अपीयर, ठीक है। तो आसमान जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आसमान जो का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो यहाँ पे ब्लैक हमने पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उससे कैसा दिखाई देता है, काला, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एटमॉस्फेयर नहीं तो पार्टिकल्स नहीं होंगे तो लाइट स्कैटर कौन से पार्टिकल में होगी और कैसे होगी।
नेक्स्ट हमारा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिनट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमोसफेयर इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑफ लाइट। ये हम जानते हैं कि लाइट जब क्या होती है, डिफ्लेक्शन होता है लाइट का, ठीक है, सभी दिशाओं में फैलती है लाइट, ठीक है, पार्टिकल्स में टकरा करके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे होगा आपका स्कैटरिंग करना। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, ये अभी आपको मैंने बताया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। हवा में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें लाइट की जो वेवलेंथ, कम वेवलेंथ की जो लाइट होती है, रेज होती है, वो टकराती है और स्कैटर होती है। और ब्लू कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इस ये होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है, खतरे के निशान को लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि द डेंजर साइन आर मेड रेड इन कलर बिकॉज द रेड लाइट कैन बी सीन फ्रॉम फारदेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, रेड लाइट को दूरी से देखा जा सकता है। द स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज लिस्ट, और स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट की जो आपकी प्रकीर्णन होता है, कैसे स्कैटरिंग होती है, वो सबसे कम होती है। देखिए आंसर तो इसका जो है बी करेक्ट है, और वैसे बुक में लिखा हुआ है कि बुक में अगर मैंने देखा तो द रेड कैन बी सीन फ्रॉम फारदेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। आंसर इसके ए और बी दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट माना है इसमें सिर्फ बी ही माना हुआ है। एक बार हम देखते हैं एनसीईआरटी में आपका दिया है डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर, ठीक है, जो डेंजर के साइन होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं। डू यू नो वाई? अब इसका आंसर यहाँ पे दिया था, रेड इज़ द लीस्ट स्कैटर्स, रेड जो होता है सबसे कम स्कैटर होता है बाई फॉग और स्मोक। लीस्ट स्कैटर तो है, ये आंसर तो जो बी है वो करेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया सबसे कम स्कैटर होता है, ठीक है, मतलब इसकी जो रेज है फैलती कम है, क्योंकि रेड फैल जाएगा ना, रेड क्योंकि एक पॉइंट में ही रेड दिखाई देगा हमें। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस, इसका मतलब है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेम कलर, यही कलर को हम दूरी से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये फैलेगा नहीं ना, दूर से भी हमें रेड ही दिखाई देगा, ये तो दूर से भी देख सकते हैं। तो आंसर इसका ए और बी दोनों होने चाहिए, वैसे दूरी से भी देख सकते हैं, और वैसे बी तो इसका करेक्ट है ही कि इसकी जो स्कैटरिंग होती है सबसे लिस्ट होती है। इसका आंसर हम ए और बी दोनों ही मान लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो करेंगे सेक्शन बी से आगे, ठीक है। सो आपको ये अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।